नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है सौतेली माँ। पूनम और सचिन अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे और उनका एक बेटा भी था जिसका नाम आसमान था। वो करीब 10 साल का था और आसमान बहुत ही प्यारा बच्चा था। सचिन को काम की वजह से परिवार के साथ समय बिताने को नहीं मिलता था, परंतु फिर भी पूनम को अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि सचिन कितनी मेहनत करता है और वो ये सब अपने परिवार के लिए ही कर रहा है। पूनम बहुत ही समझदार थी और सचिन और आसमान का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी। वो घर और बाहर का सारा काम खुद ही संभाल लेती थी। बिजली के बिल से लेकर आसमान के स्कूल की फीस तक सारा काम पूनम ही संभालती थी। इसलिए सचिन भी निश्चिंत रहता था, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन जब पूनम बैंक में पैसा जमा कराकर वापस लौट रही थी तो अचानक एक ट्रक से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस उस ट्रक वाले को पकड़ लेती है और कुछ लोग पूनम को अस्पताल ले जाते हैं, परंतु खून ज्यादा बह जाने के कारण डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। अब सचिन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। उसकी हालत पागलों की जैसी हो जाती है और उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं होता है कि पूनम उसे छोड़कर चली गई। और फिर आसमान जब स्कूल से लौटता है तो माँ माँ कहकर पुकारता है, पर अब क्या, अब माँ तो उसे छोड़कर जा चुकी थी और उस मासूम की आंखें माँ को ही ढूंढ रही थी, परंतु उसे माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। और घर में इतनी भीड़ देखकर आसमान घबरा जाता है और अपने पापा को यूं रोते देख उनसे पूछता है, पापा माँ कहाँ है? और माँ को क्या हुआ, बोलो ना पापा माँ कहाँ है? पर सचिन के पास उस मासूम के सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। तभी आसमान की नजर आंगन में सफेद चादर में लिपटी उसकी माँ की लाश पर पड़ती है। आसमान तुरंत पूनम के शरीर से लिपट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है, माँ माँ उठो ना, माँ उठो ना, अब मैं कभी शरारत नहीं करूँगा, खाना भी सही टाइम पर खाऊंगा, तुम उठो ना। और आसमान की ये हालत सचिन से देखी नहीं जाती। वो आसमान को अपने सीने से लगा लेता है और दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। और फिर वहां शामिल हुए कुछ रिश्तेदारों में से कुछ लोगों ने दोनों बाप बेटे को सांत्वना दी और सचिन को समझाया कि अब पूनम के अंतिम संस्कार का समय हो गया है। सचिन ने अपने आप को संभाला और पूनम को अंतिम विदाई दी। अंतिम विदाई देते समय सचिन की आंखों के सामने पूनम की एक एक बात याद आ रही थी। उसका वो चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा था और जब वो अंतिम संस्कार करके घर लौटा तो मानो घर काटने को दौड़ रहा था। बार बार पूनम की यादें सता रही थी। तभी सचिन की एक दूर की रिश्तेदार ने सचिन को समझाया कि वो अपनी भावनाओं पर काबू करे, क्योंकि अब उस पर आसमान की जिम्मेदारी भी आ गई है। सचिन उनकी बात को समझ जाता है और आसमान की देखभाल में लग जाता है। और ये सब बड़ा कठिन था उसके लिए, क्योंकि अब उसे आसमान को माँ और बाप दोनों का प्यार देना था। सचिन आसमान को किसी तरह संभालता है, उसे खिलाता पिलाता नहलाता और स्कूल भेजता और उसके सारे काम करता। और फिर इस तरह एक महीना गुजर गया। अब तो सचिन के ऑफिस से भी फोन आने लगते हैं। सचिन को समझ नहीं आता है कि आखिर आसमान की देखभाल कौन करेगा। तभी सचिन के दूर की रिश्तेदार का फोन आता है और वो सचिन को मनीषा नाम की एक लड़की के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं मनीषा बहुत ही सीधी सादी और सामान्य परिवार की लड़की है और उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद भी जब उसे कोई संतान नहीं हुई तो उसके पति ने अपनी माँ के कहने पर उसे तलाक दे दिया। वो अब अपने भाई भाभी के साथ रहती है, पर वहाँ भी उसे अपने भाभी के ताने सुनने पड़ते हैं। उसे भी एक सहारे की जरूरत है और सचिन को भी आसमान की देखभाल करने के लिए ऐसी ही किसी लड़की की तलाश थी। सचिन मनीषा से मिलता है और अपने और आसमान के बारे में बताता है। सचिन कहता है कि वो पूनम को कभी नहीं भूल सकता और ना ही उसकी जगह किसी और को दे सकता है। वो ये शादी सिर्फ अपने बेटे आसमान के लिए कर रहा है और मनीषा भी बच्चे के प्यार को तरस गई थी, इसलिए वो भी चाहती थी कि उसे कोई माँ कहकर पुकारने वाला हो।
सचिन मनीषा से शादी करके उसे अपने घर ले आता है और उसे आसमान से मिलाता है, पर आसमान मनीषा को देखकर खुश नहीं होता है, बल्कि वह और भी ज्यादा उदास हो जाता है। तो सचिन कहता है, बेटा आसमान, ये तुम्हारी माँ है। तो आसमान कहता है, नहीं, ये मेरी माँ नहीं बल्कि आपकी पत्नी है, क्योंकि ये तो मेरी सौतेली माँ है और ये बहुत बुरी है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी माँ। आसमान इतना कहकर गुस्सा होकर भाग जाता है। मनीषा आसमान की बात सुनकर बहुत दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सचिन कहता है, आसमान अभी छोटा है और उसे अभी अपनी माँ को भुलाने में वक्त लगेगा, और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम उसकी बातों को बुरा मत मानना और सब कुछ भुलाकर एक अच्छी माँ की तरह आसमान का देखभाल करना। मनीषा सचिन की बात को समझ गई थी और उसने तय कर लिया था कि वो आसमान के दिल में अपने लिए जगह बनाकर ही रहेगी। मनीषा ने पूनम की अलमारी खोली और उसमें से उसे पूनम की एक डायरी मिली। पूनम को डायरी लिखने का बहुत शौक था। वो अपनी पूरी दिनचर्या अपनी डायरी में लिखा करती थी, यहाँ तक कि अपनी पसंद नापसंद और सचिन और आसमान की भी पसंद नापसंद के बारे में सब लिखा करती थी। मनीषा ने दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूनम की लाल रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी, जो कि आसमान और सचिन दोनों को ही बहुत पसंद थी। पूनम जब जब वो साड़ी पहनती थी तो सचिन उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। आसमान को भी माँ की ये साड़ी बहुत पसंद थी। फिर उसने पूनम का फेवरेट रोज की भीनी भीनी महक वाला परफ्यूम भी लगाया। उसके बाद वो किचन में जाकर जल्दी से सचिन का मनपसंद गोभी के पराठे और आसमान का मनपसंद चीज सैंडविच नाश्ते में बनाती है। उसके बाद वो आसमान को जगाने चली जाती है और जब मनीषा उसे जगाती है तो आसमान को अपनी माँ पूनम के अपने आसपास होने का अनुभव होता है और वह आंखों को मलता हुआ उठ जाता है। उठते ही उसकी नजर मनीषा पर पड़ती है। वो आसमान का बैग जमा रही थी और उसका मुंह दूसरी तरफ था और पीछे से वो बिल्कुल पूनम की तरह ही दिख रही थी। इसलिए आसमान ने उसे अपनी माँ पूनम समझकर माँ माँ कहता हुआ मनीषा से लिपट जाता है और मनीषा को भी आसमान का यूं लिपटना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही वो उसे अपने गले लगाने लगती है तो आसमान को पता चल जाता है कि वो उसकी माँ यानी कि पूनम नहीं बल्कि मनीषा है। तो वो फिर से उदास हो जाता है और मनीषा को गुस्से में कहता है, चले जाइए आप यहाँ से, आपने मेरी माँ की साड़ी क्यों पहनी है? आप मेरी माँ की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएंगी। और फिर आसमान जोर जोर से रोने लगता है। तभी आवाज सुनकर सचिन भी उठ जाता है और किसी तरह आसमान को चुप कराता है और मनीषा भी आसमान को सॉरी बोलती है और वादा करती है कि आज के बाद वो कभी भी पूनम की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगी। और इतना कहकर वो तुरंत कपड़े बदल लेती है और फिर वह आसमान और सचिन के लिए नाश्ता लगाती है। और इस तरह कई दिन बीत गए। मनीषा आसमान और सचिन का पूरा ख्याल रखती है और अब तो दोनों को जैसे मनीषा की आदत हो गई थी और होगी भी क्यों नहीं, वो उनके कहने से पहले ही सारे काम कर देती थी। और फिर एक दिन अचानक मनीषा को बहुत तेज बुखार आ जाता है और वो पलंग से भी उठ नहीं पा रही थी। इधर आसमान के स्कूल जाने का वक्त भी हो गया था, पर उसका पूरा बदन बुखार से जल रहा था। फिर भी वो किसी तरह उठकर आसमान के लिए टिफिन बनाती है और सचिन को देती है। टिफिन बनाते ही उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। सचिन और आसमान तुरंत मनीषा की तरफ दौड़ते हैं। सचिन अपनी फैमिली डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर मनीषा का चेकअप करके दवाई लिख देता है और सचिन के पूछने पर डॉक्टर कहता है कि बुखार की वजह से कमजोरी आ गई है, इसलिए चक्कर आ गया और मैंने दवा लिख दी है, वो दे देना और ध्यान रहे कम से कम 3-4 दिन पूरा बेड रेस्ट पर रखना और इसे कोई भी काम नहीं कराना, वरना उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। आसमान सचिन और डॉक्टर की बातें सुन लेता है और अपना बैग रखकर मनीषा के पास जाता है और मनीषा को पूनम की अलमारी का चाबी देकर कहता है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, अब मैं कभी भी आप पर गुस्सा नहीं करूंगा,
क्योंकि मैं एक माँ को तो खो चुका हूँ, अब इस माँ को खोना नहीं चाहता। और आसमान की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आसमान को अपने गले से लगा लेती हैं और इस तरह आसमान को फिर से माँ मिल जाती है और मनीषा को भी आसमान के रूप में एक बेटा मिल जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।